हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th के विज्ञान विषय के अध्याय 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होते हैं उनके द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, कहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जो हमारे प्रतिबिंब बनते हैं उनमें किन बिंदुओं पर हमें ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। तो आइए इस अध्याय को शुरू करने से पहले अगर आपको इसी तरह के सभी विषय के अगर अध्यायों को आपको बेहतर तरीके से जानना है, सीखना है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल फ्री क्लासेज 504 को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे बेहतर तरीके से आपको सभी अध्यायों को पढ़ाया गया है, जहां पे आप देख सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आइए पार्ट 2 वीडियो में हम सीखते हैं कि जो गोलीय दर्पण होते हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनके बारे में हम लोग सीखते हैं। तो हमारा पहला है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो हमने समतल दर्पण के बारे में जब पढ़ा था तो देखा था कि समतल दर्पण जो होते हैं उनमें एक ही स्थितियां होती हैं जहां पे प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो आने वाली जो प्रकाश की किरण होती है उसे हम लोग आपतित किरण कहे थे, और जो समतल दर्पण से टकरा कर अगर चली जाती है तो जाने वाली जो किरणें होती हैं उसे हम लोगों ने परावर्तित किरण कहा था। इस पे हमने देखा था कि एक अभिलंब होती हैं, तो जो आने वाली किरणों से जो एंगल बनता है उसे हमने आपतन कोण कहा था, और जो परावर्तित किरणें जाने वाली जो किरणें होती हैं उससे जो बनता है उसे हम लोग आर कहते हैं। तो आई जो हमारा था वो आपतन कोण है और आर हमारा जो है वो परावर्तन कोण है। तो हमने जब प्रतिबिंब के बनने की कंडीशन के बारे में देखा था, परिवर्तन के जब नियमों को हमने देखा था, तो हमने देखा था कि जो आई होते हैं वो आर के बराबर होते हैं, और आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब होते हैं वो एक ही तल पर होते हैं। तो ये हमने पहले ही देख चुके थे। अब आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, माने प्रतिबिंबों की इमेज कह सकते हैं, तो इमेज की कैसी प्रकृति होती है, उनकी स्थितियां क्या होती है, या अपेक्षिक उनकी साइज होती है, बड़ा बनता है या छोटा बनता है या बहुत छोटा बनता है, तो वो हमारे अपेक्षिक जो साइज होते हैं उसके बारे में भी हम जानते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासिक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वह होते हैं जो कटते हैं, जैसे दो रेखा जा रही है, अगर ये कहीं पे कटता है तो उससे जो इमेज बनेगा वो हमारा क्या होता है, वास्तविक इमेज बनता है। और जो वास्तविक इमेज होते हैं वो हमेशा आपको उल्टा होंगे। वास्तविक इमेज जो होते हैं वो उल्टा होते हैं। और आभासी का मतलब हो जाता है काल्पनिक। तो आभासी का मतलब क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। तो काल्पनिक जो इमेज होंगे वो तो हमें प्रतीत होते हुए दिखाई देते हैं। जैसे आपस में मान लीजिए ये रेखा है, तो ये रेखा जो होगी कटेगी नहीं, कटती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए डॉटेड डॉटेड आ रहती है, यहाँ पे कट नहीं रही है वास्तविक में, लेकिन कटती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे इससे जो इमेज बनता है वो हमारा आभासी इमेज कहलाता है या काल्पनिक इमेज कहलाता है। जो काल्पनिक और आभासी इमेज होते हैं दोनों एक ही वर्ड है, तो ये हमेशा सीधा होते हैं। आभासी इमेज कैसे होते हैं, तो हमेशा सीधा होते हैं। क्या वे आवर्धित हैं, छोटे हैं या समान साइज के हैं, हम एक क्रियाकलाप द्वारा इनका अन्वेषण करेंगे। अब हम इनको देखने के लिए एक क्रियाकलाप को हम लोग समझते हैं और करते हैं। तो क्रियाकलाप 9.3 में हमसे कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने की विधि पहले ही सीख चुके हैं। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है हमने पहले ही सीखा था कि जो दर्पण के ध्रुव होते हैं, जो दर्पण के ध्रुव होते हैं उससे मुख्य फोकस के बीच में जो दूरी होती है वही हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा क्या है, ध्रुव है, और ये हमारा मान लीजिए मुख्य फोकस है। तो फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी रहती है वही हमारा फोकस दूरी होती है, जिसे हम लोग स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। आपको कागज पर मिला प्रकाश का तीक्ष्ण चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। यह अत्यंत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा है। दर्पण से इस प्रतिबिंब की दूरी मापकर आपने अवतल दर्पण की लगभग फोकस दूरी ज्ञात की थी। एक अवतल दर्पण ऊपर वर्णित विधि से इनकी सन्निकट फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी का मान, तो उससे भी हम फोकस दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। आप किसी दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब एक कागज की शीट पर प्राप्त करके
भी फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मेज पर चौक से एक लाइन बनाइए। अवतल दर्पण को एक स्टैंड पर रखिए। स्टैंड को लाइन पर इस प्रकार रखिए कि दर्पण का ध्रुव इस लाइन पर स्थित हो। चौक से पहली लाइन के समांतर और इसके आगे 2 लाइनें इस प्रकार खींचिए कि किन्हीं 2 उत्तरोत्तर लाइनों के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के बराबर हो। ये लाइनें अब क्रमशः पी, एफ, सी। पी हमारा क्या है, ध्रुव है। एफ हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। और सी हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या है, वक्रता केंद्र है। स्थितियों के तदनुरूपी होंगी। याद रखिए, छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए मुख्य फोकस एफ, ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर स्थित होता है। एक चमकीला बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती सी से बहुत दूर स्थित स्थिति पर रखिए। एक कागज का पर्दा रखिए तथा इसको दर्पण के सामने आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक कि आपको इस पर मोमबत्ती की लौ का तीक्ष्ण तथा चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त न हो जाए। प्रतिबिंब को ध्यानपूर्वक देखिए। इसकी प्राकृतिक स्थिति तब बिंब के साइज के सापेक्ष इसका आपेक्षिक साइज नोट कीजिए। इस क्रियाकलाप को मोमबत्ती की निम्नलिखित स्थितियों के लिए दोहराइए। जैसे कि आप सी से थोड़ी दूरी पर, तो सी से थोड़ी दूरी पर रखकर उस स्थिति में हम उस बिंब का साइज का आकलन करेंगे और सी पर रखेंगे। एक बार हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे, एक वक्रता केंद्र से दूर रखेंगे। एक बार क्या कीजिएगा कि जो हमारा फोकस है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखिएगा। चौथा कंडीशन हमारा हो जाएगा कि फोकस पर रखेंगे। और पांचवा हमारा कंडीशन क्या हो जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में रहेंगे। इनमें से एक स्थिति में आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस अवस्था में बिंब की स्थिति को अभी निर्धारित कीजिए। तब इसके आभासी प्रतिबिंब को सीधे दर्पण पर देखिए। आपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए तथा सारणीबद्ध कीजिए। अब उन चीज़ों को हम लोगों को हर प्रत्येक स्थिति में रखना है और प्रत्येक स्थिति में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनका प्रतिबिंब हम पर्दे पर पा रहे हैं क्या नहीं पा रहे हैं, आभासी प्रतिबिंब है, एक ऐसा प्रतिबिंब है, उनकी स्थिति प्राकृतिक पर भी हम लोग देखेंगे और उनके बाद आप चर्चा कीजिए और एक नोट में क्या करना है, सारणीबद्ध तरीके से उनको लिखना है। उपरोक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा साइज बिंदु पी, एफ तथा सी ध्रुव, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के सापेक्ष बिंब की स्थिति की पर निर्भर करते हैं। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो बिंब की जो कुछ स्थितियां होती है जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब जो होगा क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बिंब की कुछ दूरी स्थितियों के लिए आभासी भी होता है। तो आभासी का मतलब बिंब की कुछ दूरी ऐसी स्थितियां होती हैं जहाँ पे हमारा प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है या काल्पनिक बनता है। बिंब की स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब आवर्धित, छोटा या समान साइज का होता है। तो बिंब की स्थिति के अनुसार जो प्रतिबिंब होते हैं मैंने उनका जो इमेज बनेंगे वो आवर्धित होंगे, का उल्टा हो सकते हैं, छोटा हो सकते हैं, समान साइज के हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं। इन सभी के बारे में हम लोगों को बिंब की स्थितियों के अनुसार जो उनके प्रतिबिंब होंगे उसी प्रकार प्राप्त होगा। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त विवरण आपके निर्देशन के लिए सारणी 9.1 में दिया गया है। तो 9.1 में हमारा एक सारणी दिया गया है जहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो अवतल दर्पण होते हैं उनके बिंब की अगर विभिन्न स्थितियां हैं, अलग अलग बिंब की स्थितियां हैं, तो उनका जो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, उसके लिए हमको एक सारणी दिया है और सारणी में दिया गया है। तो आप पहला हमारा स्थिति है कि अनंत पर। तो जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अगर अनंत पर रखेंगे तो उसकी जो प्रतिबिंब जो होती है, इमेज जो होगी वो कहाँ बनती है, तो मुख्य फोकस पर बनती है। और प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु के साइज का होगा। और प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक हमें मिलेगी वो कैसी होगी, तो प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक होगी वो वास्तविक होगी, रियल इमेज होगा और उल्टा होगा। तो रियल इमेज हमेशा, वास्तविक जो इमेज होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं, वो हमेशा उल्टा होते हैं। जब हम दूसरी स्थिति में आप वस्तु को, बिंब को अगर वक्रता केंद्र से परे रखिएगा, मैंने वक्रता केंद्र से थोड़ी दूर पर रखिएगा, तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो हमारा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनती है।
और प्रतिबिंब की जो साइज होती है वो छोटा होगा और प्रतिबिंब की जो प्राकृतिक होगी वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। जब हम वस्तु को या बिंब को अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब हमारा जो इमेज होगा वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो समान होता है। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनेगा और समान साइज का बनता है और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब आप वस्तु को, बिंब को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखिएगा तो प्रतिबिंब जो होंगे वो सी से परे बनते हैं, माने वक्रता केंद्र से दूर बनेंगे और विवर्धित होंगे, माने बड़ा होगा और वास्तविक तथा उल्टा बनता है। जब आप वस्तु को मुख्य फोकस पर रखिएगा तो जो हमारा प्रतिबिंब बनते हैं वो कहाँ बनेंगे, तो अनंत पर बनते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, अनंत पर बनते हैं। यह अत्यधिक विवर्धित होता है, माने बहुत बड़ा होता है। ये भी वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जब हम वस्तु को या बिंब को आप ध्रुव और फोकस के बीच में रखिएगा तो ये इमेज जो होता है वो दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे हमारा ये दर्पण है तो दर्पण के पीछे हमारा इमेज बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ इस साइड में हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। और ये जो होते हैं विवर्धित होते हैं, माने बड़ा होते हैं। अगर मान लीजिए बिंब का साइज हमारा ये है तो प्रतिबिंब क्या होगा, बिंब के साइज से बड़ा होता है। बिंब के साइज से प्रतिबिंब बड़ा होता है। ये आभासी प्रतिबिंब होते हैं क्योंकि ये दर्पण के पीछे होते हैं और ये एक्चुअल में ये मिलते नहीं हैं, ये मिलते हुए प्रतीत होते हैं। जैसे ये इमेज जो होते हैं वो मिलते हुए प्रतीत होते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, तो सीधे बनते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। अब हम आगे देखते हैं किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। तो जो किरण आरेख द्वारा हम उपयोग करेंगे, किरण आरेख का जैसे लाइन का उपयोग करेंगे और उसके द्वारा जो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम लोग निरूपित करेंगे और देखेंगे। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन ही हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक भाग एक बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती है। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाले किरणों की विशाल संख्या में से सुविधा अनुसार कुछ को चुना जा सकता है। तो जो सूर्य होते हैं उससे विशाल किरण, बहुत सारी जो होते हैं वो किरण निकलती रहती है। तो विशाल संख्या में जो किरणें निकल रहे हैं उनमें से हम लोग अपने सुविधा के अनुसार क्या करते हैं, एक दो किरण आरेखों को लेते हैं और उनके द्वारा हम लोग किरण आरेख खींचते हैं। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अत्यधिक सुविधाजनक होता है, जिसमें से हम लोग दो लेते हैं जो हमारे सुविधाजनक के लिए बहुत होते हैं। ये किरणें ऐसी हो कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान के निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं भी दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। अब हमारा पहला है दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण। तो ये हमेशा याद रखिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। तो जो हमारे पहले बिंदु होते हैं, तो अगर हम दर्पण है हमारा, मान लीजिए ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण से जब भी आप कोई प्रकाश किरण जो होंगी अगर वो समांतर जा रही है, क्या जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर, ये जो हमारा होता है ये एक्स और एक्स डैश और एक्स, ये क्या है, तो ये हमारे मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के अगर प्रकाश किरण समांतर जा रही है तो ये आपस दर्पण से टकरा कर वापस जब परावर्तित होती है तो वो मुख्य फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो और ये जो हमारा एंगल बनता है ये आई आपतन कोण और आर जो होते हैं वो हमारा परावर्तन कोण होता है। अगर यही दर्पण अगर बदल दे, अगर उत्तल दर्पण हो तो उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई किरणें परावर्तित होकर कहाँ से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये तो मुख्य फोकस से नहीं गुजर रही है लेकिन गुजरती हुई प्रतीत होती है, माने अपसरित होती है। तो ये हमारा पहला कंडीशन है बिंब की स्थिति जानने के लिए कि जब भी आप
कोई भी प्रकाश किरण होगा अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर किसी दर्पण से टकराती है तो वो फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। अब हमारा दूसरा बिंदु होता है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरणें अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो दूसरा हमारा बिंदु क्या है कि बिंब की स्थिति को हम लोग जानने के लिए तो देखिएगा कि अगर कोई भी प्रकाश किरण है अगर मुख्य फोकस से गुजर रही है तो देखिए यहाँ हमारा ये क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है, अवतल, और ये हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण है। तो जब भी अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से अगर कोई प्रकाश जाती है तो परावर्तन के बाद कैसी निकलती है? तो ये समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। अगर मुख्य फोकस से आएगी तो कहाँ से जाएगी? समानांतर मुख्य अक्ष के जानती है, ये परावर्तित है, ये आपतित है। और जब ये उत्तल दर्पण में होती है तो ये अगर मान लीजिए कि अगर मुख्य फोकस से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो परावर्तित के बाद क्या होती है? तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। तो ये प्रतीत होती, उत्तल दर्पण में क्या होगी? प्रतीत होगी। और यहाँ क्या होता है? वो ये कटती है। ठीक है। तीसरा हमारा स्थिति हो जाता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरणें परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। और हमारा तीसरा कंडीशन आ जाता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो परावर्तित के बाद वो वक्रता केंद्र से ही चली जाती है। क्या होती है? वक्रता केंद्र से ही चली जाती है। उत्तल दर्पण में भी यही होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण आ रही है अगर वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो वो अब दर्पण से परावर्तित होकर उसी के दिशा में चली जाती है। तो हमने 3 बिंदुओं को देखा। हमारा पहला बिंदु था कि जब कोई भी प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो वो परावर्तन के बाद कहाँ चली जाती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। जब दूसरी स्थिति हमारी थी कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है? तो वो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तीसरी स्थिति है कि कोई भी प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वो उसी दिशा में चली जाती है। क्या? तो उसी दिशा में चली जाती है। ये तीनों कंडीशन है किसी भी इमेज के बनने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और ये 3 जो चीज़ें होते हैं वो आप हमेशा याद रखिएगा। जो आगे भी आपको इमेज जब ड्रॉ कीजिएगा, किरण आरेख खींचिएगा तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। प्रकाश की किरणें उसी पथ के लिए वापस आती है क्योंकि आपतित किरणें दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती है। तो जो वक्रता केंद्र से जाती है तो वो क्या होता है? तो जो अभिलंब होते हैं उनके वो अनुदिश पड़ती है, इसीलिए उसी के दिशा में वो परावर्तित हो जाती है। अब हम आगे देखते हैं। चौथा कंडीशन हमारा क्या है कि अवतल दर्पण चित्र 9.6 में अथवा उत्तल दर्पण चित्र 9.6b में के बिंदु P जो है क्या है? तो दर्पण का ध्रुव है की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु P पर मुख्य फोकस अक्ष के समान कोण बनाते हुए परावर्तन के नियमों का पालन करती है। तो जो परावर्तन के नियम होते हैं वही उसका पालन करती है। जैसे कोई भी, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये जो है हमारा उत्तल दर्पण है। तो कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है अगर ध्रुव पर पड़ती है तो क्या होगी? परावर्तन के बाद भी वो क्या है? ध्रुव से ही चली जाती। परावर्तन के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये जो हमारा आपतन कोण होता है, ये हमारा आर जो होता है वो क्या है? परावर्तन कोण होता है। तो ये नियमों का भी पालन कीजिएगा। ये परावर्तन के नियम को फॉलो करते हैं जब कोई किरण जो होगी वो ध्रुव से गुजरती है। याद रखिए उपरोक्त सभी स्थितियों में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। तो ऊपर हमने 4 स्थितियां देखी, तो चारों स्थितियों में आप देखिएगा तो क्या हो रहा है? तो यहाँ पे परावर्तन का जो नियम होते हैं उसको फॉलो करते हैं। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो नियम है वो उसको फॉलो करते हैं। आपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार परावर्तित होती है कि परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर होते हैं। तो हमेशा किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्थितियां में अगर परावर्तित हो रही है किरणें तो हमेशा जो आपतन कोण बनेंगे वो परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब हमारा आगे है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो अब हम देखेंगे कि अवतल दर्पण जो होते हैं उनमें प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उनकी स्थितियों के बारे में हम लोग देखेंगे। चित्र 9.7 ए से एफ के में बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दर्शाया गया है। तो आप ए में देखिए, ये हमारा किरण आरेख है। तो ए से एफ तक
जो है कि अवतल दर्पण के विभिन्न स्थितियां दी हुई कि वस्तु को हम लोग कहाँ कहाँ रखते हैं और प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं, उनके किरण आरेख दर्शाए गए हैं। तो हम एक एक करके हम समझते हैं। तो अब देखिए हमारा पहला में है कि जब वस्तु को हम लोग अनंत पर रखे हुए हैं, ए बी हमारा क्या है, ए बी वस्तु है, ये भी हमारा क्या है, तो वस्तु है। जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं और प्रकाश की किरण आ रही है तो देखिए ये किरण जो होती है कि आ रही है और दर्पण से टकरा रही है, तो ये किरण जो है कि मुख्य अक्ष के समानांतर है। अब जब मुख्य अक्ष के समानांतर है तो हम जानते हैं कि मुख्य फोकस से गुजरती है, तो ये किरणें आ रही है और मुख्य फोकस से गुजर रही है। अब देखिए ये किरणें समानांतर है तो कहाँ से गुजरी गई, मुख्य फोकस से गुजर रही है, तो ये भी कहाँ से गुजर रही है, मुख्य। अब देखिए इसका इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, तो मुख्य फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, मुख्य फोकस पर बन रहा है। और क्या वो है, तो बहुत छोटा है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु अनंत पर है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, तो बहुत छोटा बनता है, बिंदु के साइज का। और ये कटता है, प्रतीत नहीं हो रही है कटती हुई, ये वास्तविक में कटती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाती है। और कैसी, तो उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। अब हम दूसरी स्थितियों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए यह हमारा वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से दूर रखे हैं तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु का स्थिति जो है कि वक्रता केंद्र से परे हो, वक्रता केंद्र से परे हो, अगर इससे प्रकाश की किरण गुजरती है तो समानांतर गुजर रही है तो परावर्तन के बाद कहाँ जाएगी, मुख्य फोकस से गुजरती है। और जो हमारे अगर वस्तु का प्रकाश किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसी के दिशा में चली जाती है। ये देखिए वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो क्या होगा, इसके माने इधर से आएगी और रिफ्लेक्ट होकर क्या है, उसी के डायरेक्शन में चली जाती है। अब देखिए कट कहाँ रहा है, किस बिंदु पर कट रहा है, तो हम देख रहे हैं कि इस बिंदु पर हमारा कट रहा है। अब देखिए इस बिंदु पर कट रहा है तो हमारा इमेज क्या बना, ये बना। तो ए डैश बी डैश हमारा क्या है, इमेज है। अब देखिए कि जब हम वस्तु को अगर सी वक्रता केंद्र से परे रखेंगे तो इमेज हमारा कैसा बनेगा, तो इमेज हमारा छोटा बनेगा। इमेज क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, छोटा बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और कैसा है, तो देखिए ये वस्तु ऐसी है तो प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब हमारा कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब हम तीसरी स्थिति को देखते हैं। तो तीसरी स्थिति में जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इससे किरणें जब जो जा रही है तो मुख्य अक्ष के समानांतर होने के कारण ये क्या होगी, परावर्तित होकर कहाँ चली जाती है, परावर्तित होकर मुख्य फोकस से गुजरती है। अब देखिए मुख्य फोकस से गुजरती है और जब हम किरण को अगर वक्रता मुख्य फोकस से गुजरते हैं तो हम जानते हैं कि जब कोई भी किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। किसके, तो मुख्य अक्ष के समानांतर। अब देखिए दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये दोनों हम देख रहे हैं तो यहाँ मिल रहे हैं। अब यहाँ क्या है, सी है, तो हमारा इमेज क्या बन रहा है, सी पर बन रहा है। तो इमेज हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, और वस्तु हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इमेज जो हमारा होगा, प्रतिबिंब जो होगा वह भी वक्रता केंद्र पर बनते हैं, सामान्य साइज के बनते हैं, वास्तविक बनते हैं, क्योंकि ये उल्टा है और वास्तविक में कटते हुए होते हैं, इसलिए ये इमेज क्या है, वास्तविक है और उल्टा बनते हैं। चौथा स्थिति में देखते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो इनसे जो गुजरने वाली किरणें होती हैं तो मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसीलिए परावर्तन के बाद ये जो होंगे कि मुख्य फोकस से गुजरते हैं। किससे गुजरते हैं, मुख्य फोकस से गुजरते हैं। अब देखिए अगर मुख्य फोकस से गुजरते हैं और हम जानते हैं कि जब वस्तु से अगर कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है तो हम जानते हैं कि उसी के दिशा में जो होते हैं कि वो परावर्तित हो जाती है। तो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, वक्रता केंद्र से दूर मिल रहे हैं, परे मिल रहे हैं, तो इस बिंदु पर मिल रहे हैं ये। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे तो वस्तु का जो इमेज होगा वो वक्रता केंद्र से परे बनते हैं, वक्रता केंद्र से परे बनते हैं, वस्तु के साइज से बड़े बनते हैं, वस्तु के साइज से क्या होंगे, बड़े बनेंगे, वास्तविक बनेंगे, वास्तविक बनते हैं। और कैसे होते हैं, प्रकृति कैसी होती है, तो उल्टा बनते हैं। कैसे होते हैं,
उल्टा बनते हैं। अब हम पांचवी स्थिति में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जब हम वस्तु को मुख्य फोकस पर रखते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं तो हम जानते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश की किरण हो जा रही है तो परावर्तित होने के बाद कहाँ चली जाती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये परावर्तित होने के बाद मुख्य फोकस से गुजर रही है। और जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से परावर्तित होती है तो वो क्या होता है कि परावर्तन के बाद भी वक्रता केंद्र से ही गुजरती है, उसी के दिशा में चली जाती है। तो जब दोनों को देखिएगा तो ये कहीं दूर जाकर मिलते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो उसका इमेज जो होता है वो अनंत पर बनता है। इमेज कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और ये प्रतिबिंब का साइज कैसे होते हैं, तो वस्तु से बड़ा होते हैं। क्या होते हैं, वस्तु से बहुत बड़े होते हैं। अब हमारी छठी स्थिति है तो हम देखिएगा कि जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को हम लोग रखते हैं तो इससे जो प्रकाश की किरण होगी परावर्तित होकर कहाँ से गुजरती है, तो मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है। अब देखिए जब ये मुख्य फोकस से गुजरेंगी और जो वक्रता केंद्र से होते हैं तो वो कहाँ से गुजरते हैं, उसी के दिशा में चले जाते हैं, उसी के दिशा में परावर्तित हो जाते हैं। अब देखिए दोनों को आप देखिएगा तो देखिएगा किसी पीछे एक बिंदु पर मिलते हैं। तो एक बिंदु पर मिलते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं, मिलते नहीं है, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, सीधा बनते हैं। और प्रतिबिंब की साइज क्या थी, तो वस्तु के साइज से बड़ा है, वस्तु के साइज से क्या है, बड़ा है। तो इस तरह से हमने अवतल दर्पण में देखा कि 6 स्थितियां होती हैं जहाँ पे प्रतिबिंब बनते हैं। प्रतिबिंब 6 स्थितियां में बनते हैं। 6 स्थितियां में हमने देखा कि वस्तु में 5 स्थितियां में प्रतिबिंब जो होते हैं वास्तविक बनते हैं, उल्टा बनते हैं। जबकि छठी स्थिति में जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो वस्तु जो होता है वो प्रतिबिंब उनका बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। और वो जो प्रतिबिंब है उसे हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं। इस तरह से हमने ये जो अवतल दर्पण के प्रतिबिंबों का दर्शाना हुआ तो ये यही जो होता है दर्शाना, जब हम लाइन के द्वारा, किरण के द्वारा दर्शाते हैं उसे ही हम लोग किरण आरेख कहते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब है जिसे हम लोग किरण आरेख के द्वारा दर्शाए गए हैं और अब हम समझे हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे अवतल दर्पण होते हैं उनका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण जो होंगे उनका उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण का सामान्यतः टॉर्च, सर्चलाइट तथा वाहन के अग्रदीपों में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो जो हमारे अवतल दर्पण होते हैं उनका उपयोग सामान्यतः टॉर्च में, सर्चलाइट में तथा जो वाहन के आगे हेडलाइट होते हैं उनमें होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो टॉर्च में, सर्चलाइट में और जो गाड़ी के अग्रदीप होते हैं, हेडलाइट जिसे कहते हैं, उसमें हम लोग देखिएगा तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में भी उपयोग करते हैं। और जो हमारे सेविंग, आप कभी कभी सैनुल में जाइएगा तो जो सेविंग दर्पण होते हैं उनके रूप में भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो कभी कभी आपको कहेगा कि सेविंग करने के लिए किन दर्पणों का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। आगे हम देखते हैं जो दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। कभी कभी जो डेंटिस्ट होते हैं जो दांतों को देखते हैं वो दांतों को बड़े बड़े देखने के लिए वो किसका उपयोग करते हैं, तो वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टी में सूर्य प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सौर भट्टी देखिएगा तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हमने देखा कि अवतल दर्पण होते हैं उनका उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट, वाहन के अग्रदीप, हेडलाइट में, जो सेविंग दर्पण होते हैं या सैनुल होते हैं वहाँ पे भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और जो सौर भट्टी होते हैं वहाँ भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम आगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना उसको देखते हैं कि उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं। हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई उत्तल दर्पण लीजिए, इसके एक हाथ में पकड़िए। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम बिंब की 2 स्थितियों पर विचार करते हैं।
तो हमने देखा कि जिस तरह से अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं जहां प्रतिबिंब बनते हैं, उसी तरह से 2 स्थितियां होती है उत्तल दर्पण में जहां प्रतिबिंब बनते हैं। पहली स्थिति में बिंब अनंत दूरी पर है, तो पहली स्थिति में उत्तल दर्पण में आप देखिएगा तो हमारा बिंब जो होगा वो कहाँ होगा, तो अनंत दूरी पर होगा। तथा दूसरी स्थिति में बिंब जो होगा, वस्तु जो होगा कि दर्पण के एक निश्चित दूरी पर है। बिंब की इन दोनों स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों के किरण आरेख को क्रमशः चित्र 9.8a तथा 9.8b में दर्शाया गया है। परिणामों का संक्षिप्त विवरण सारणी 9.2 में दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अनंत पर से जब किरण आती है तो परावर्तित होने के बाद हम जानते हैं कि अगर वो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। तो ये उत्तल दर्पण है तो गुजरती नहीं, गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो आप देखिए ये जो हमारी किरण आ रही है ये भी क्या होता है, मुख्य फोकस से मैंने कटती हुई जाती हुई प्रतीत हो रही है। और इसी तरह से हमने इसको देखिएगा तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, यह प्रवर्तित हो रही है तो ये भी कहाँ प्रतीत होती है, ये भी किरण जा रही है। तो हम देखते हैं कि परावर्तन के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन गुजरती हुई निकलती कहाँ से प्रतीत हो रही है, तो हमारा मुख्य फोकस से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो इमेज जो होता है कि कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है, तो मुख्य फोकस पर बनता है। इमेज कैसी होगी, तो छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु के साइज का। ये कैसी इमेज है, तो आभासी इमेज है। क्यों, क्योंकि ये कटती हुई प्रतीत हो रही है, वास्तविक में कट नहीं रही है लेकिन प्रतीत हो रही है। तो ये कैसी इमेज होगी, आभासी होगी। आभासी होने के कारण ये कैसी इमेज होती है, सीधी होगी। दूसरी स्थिति में जब वस्तु को आप मैंने दर्पण के किसी एक बिंदु पर रखिएगा, अगर इसे इमेज जा रही तो रिफ्लेक्ट होकर ये तो चली जाती है, और ये जो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ये गुजरती हुई प्रतीत होती है मुख्य फोकस से। जब ये प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसी के दिशा में रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी के डायरेक्शन में क्या होती है, चली जाती है। तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो हमारा वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हो रही है। अब देखिए इमेज, ये दोनों कहाँ पे कट रहे हैं, दोनों यहाँ पे कट रहे हैं। तो इस स्थिति में हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बन रहा है। इमेज कैसा है, तो वस्तु से छोटा है। कहाँ क्या है, तो वस्तु से छोटा है। कैसा है, तो आभासी है। कैसा है, आभासी है, सीधा है। क्या है, आभासी है और सीधा है। कहाँ बन रहा है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में ये इमेज बन रहा है। अब हम आगे देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षिक साइज, मैंने उनकी साइज क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब का साइज, प्रतिबिंब की प्राकृतिक। अगर हमने वस्तु को अनंत पर रखा है तो हमने देखा कि प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में कहाँ पे बनता है, तो फोकस पे बनता है। दर्पण के कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि दर्पण ये हमारा उत्तल दर्पण है। तो हमने देखा कि इमेज कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था। ये तो ये आगे हो गया और ये हमारा क्या है, पीछे है। तो दर्पण के कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। हमने देखा था कि उसकी साइज क्या थी, तो अधिक छोटा था, बिंदु के साइज का था। अब प्रकृति कैसी थी, तो आभासी थी। क्यों, क्योंकि वो मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तविक में कटती नहीं है, कटती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए वो इमेज क्या है, आभासी है। कैसी थी, तो सीधी थी। कैसी थी, तो सीधी थी। जब हमने वस्तु को दूसरी स्थिति में देखा कि जब हमने वस्तु को अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा था तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, ध्रुव और फोकस के बीच में बना था। वस्तु का जो साइज था प्रतिबिंब का वो कैसा था, तो छोटा था। कैसी प्राकृतिक थी उसकी, तो आभासी थी और सीधा था। अभी तक आपने समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के बारे में अध्ययन किया। इनमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा। आइए एक क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करें। अब हम क्रियाकलाप 9.6 को देखते हैं। समतल दर्पण में किसी दूरस्थ बिंब, जैसे कोई दूरस्थ पेड़ का प्रतिबिंब देखिए। क्या आप पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख पाते हैं। विभिन्न साइज के समतल दर्पण लेकर प्रयोग दोहराइए।
क्या आप दर्पण में बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब देख पाते हैं? इस क्रियाकलाप को अवतल दर्पण लेकर दोहराइए। क्या यह दर्पण बिंब की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब बना पाता है? अब एक उत्तल दर्पण लेकर इस प्रयोग को दोहराइए। क्या आपको सफलता मिली? आपने परीक्षणों की कारण सहित व्याख्या कीजिए। आप एक छोटे उत्तल दर्पण में किसी ऊंचे भवन, पेड़ का पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देख सकते हैं। आगरा किले की एक दीवार में ऐसा ही एक दर्पण ताजमहल की ओर लगा हुआ है। यदि आप कभी आगरा किला देखने जाए तो दीवारों में लगे इस दर्पण में ताजमहल के पूरे प्रतिबिंब को देखने का प्रयास करें। मकबरे को स्पष्टता देखने के लिए आपको दीवार से सटी हुई छत पर उचित स्थान पर खड़ा होना होगा। उत्तल दर्पणों का उपयोग, तो उत्तल दर्पणों का क्या क्या उपयोग होते हैं हम लोग उसको देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्च दृश्य, जो हमारे साइड मिरर होते हैं, पश्च दृश्य होते हैं, विंग होते हैं, उन दर्पणों के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये दर्पण बाहर के पार्श्व में लगे होते हैं, जो साइड होते हैं, जो पीछे होते हैं, और साइड में भी जो होते हैं दर्पण, वो क्या होते हैं, तो उत्तल दर्पण होते हैं। इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। उत्तल दर्पण को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और जो वाहन जो ड्राइवर होते हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, जबकि वो अवतल दर्पण क्या था, उल्टा प्रतिबिंब बना रहा था। ये सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रीफ्रेंस देते हैं, यद्यपि वो छोटा होता है। और जो उत्तल दर्पण होते हैं वो इमेज कैसे बनाते हैं, तो वो जो हमारा मान लीजिए वस्तु इतना बड़ा है तो इमेज इतना बड़ा बनता है, तो वस्तु का इमेज भी बनता है, वो क्या बनता है, छोटा बनता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, और दृष्टि क्षेत्र होता है, मान लीजिए ये अगर इतने एरिया में है तो हमको कम ही छोटे से मिरर में ये पूरा एरिया दिखाई देता है, तो इसे हम लोग कहते हैं दृष्टि क्षेत्र। तो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। ये जो होते हैं वो बाहर की तरफ वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तल दर्पण होते हैं उनका उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य में किया जाता है, वाहनों के पार्श्व साइड में किया जाता है, या उत्तल दर्पण जो होते हैं वो सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। दृष्टि क्षेत्र इनका बड़ा होता है, क्यों, क्योंकि इन जो होते हैं कि बाहर की तरफ वक्रित होते हैं, इसीलिए जो ड्राइवर होते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम आगे गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के चिन्ह परिपाटी जो होते हैं उनका पार्ट 3 वीडियो में देखेंगे, और उन्हें बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं उनके परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर इस पार्ट 2 वीडियो में या पार्ट 1 में किसी भी तरह का आपको समस्या हो रही है या समझने में आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके समस्याओं को बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, ताकि आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो या जानने की प्रवृत्ति हो वो न बचे, आप बेहतर तरीके से उन चीज़ों को सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।